तो हेलो नमस्कार, मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप समस्त अभ्यर्थियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और स्वाध्याय में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट और एमसीक्यूज दोनों को लेकर आपके समक्ष एक तरीके से रिकॉर्डेड सेशन की अवस्था में हाजिर होते हैं। तो उसी दौर में आज के अगले सत्र की रिकॉर्डिंग है। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले रिकॉर्डिंग में मैंने बात मौलिक अधिकारों की थी और हमने मौलिक अधिकार के सबसे पहले प्रकार के मौलिक अधिकार, जिसको समानता का अधिकार कहते हैं, उसके अंतर्गत जितने अनुच्छेद थे, चाहे वो 14, 15, 16, 17 और 18 हो, इन तमाम अनुच्छेदों को देखा था। साथ में हमने अनुच्छेद 12 और 13 के ऊपर भी चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है, अनुच्छेद 13 विधि की परिभाषा देता है और विधि के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं, राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसके ऊपर तफसील से बात की गई थी। फिर 14 के अंतर्गत हमने विधि के शासन की बात की, विधि के शासन के अपवादों की बात की। 15 के अंतर्गत हमने भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की बात की। 16 में हमने अवसर के समानता की बात की। 17 में अस्पृश्यता से के विरुद्ध अधिकारों की बात की, उससे संबंधित जो अधिनियम निकाले गए संसद के द्वारा उनके ऊपर भी चर्चा की। और अंतिम बात हमारी और आपकी 18वें अनुच्छेद को लेकर हुई थी, जहां पर उपाधियों की समाप्ति की बात की गई थी। तो आज हम उसी दौर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज सबसे पहले हम जिन चीजों को देखेंगे या जिन मौलिक अधिकारों को देखेंगे, उन मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या होगी? तो स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान से समझिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी, है ना। और चूंकि रिकॉर्डेड अवस्था है तो कोशिश कीजिए जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं पॉइंटर्स, उसको वैसे वैसे क्या करें तो लिखते जाएं आप। क्लियर है जी? तो आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम जिन अनुच्छेदों की बात करेंगे उनकी संख्या होगी 19 से लेकर 22, ठीक है। 19 से लेकर 22, आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 22। अब इसी के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के अनुच्छेदों को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 19। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 जिन चीजों की बात करता है या जिन अधिकार की बात करता है उसको समग्र रूप से ही कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है जी? और वर्तमान में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है वर्तमान में, है ना। क्योंकि संपत्ति की स्वतंत्रता भी थी, लेकिन आपको पता है कि संपत्ति की स्थिति को अब एक तरीके से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन से 6 प्रकार की स्वतंत्रता? तो सबसे पहले स्वतंत्रता को कहा गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। यानी कि इस अनुच्छेद 19 के ही क्या बन जाएंगे? अलग अलग भाग बन जाएंगे। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1, इसके अंतर्गत जिस स्वतंत्रता की बात की जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में अगर आप कहें तो कह सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या कह सकते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्लियर है? हम एक एक करके इसके अंतर्गत के 6 अधिकारों को लेंगे। अभी हमने पहला अधिकार लिखा है जिसको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या मतलब है इसका साधारणतया? इसका साधारणतया मतलब यह है कि भारत के जो नागरिक हैं, है ना, सबसे पहली बात तो यह कि अनुच्छेद 19 उन अनुच्छेदों में से है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये बात मैंने कल भी आपसे की थी कि कुछ कुछ अनुच्छेद नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ कुछ अनुच्छेद केवल और केवल किसको प्राप्त होते हैं? भारतीय नागरिक को। तो यानी कि इस पूरे के पूरे अनुच्छेद में हमेशा बोला जाएगा भारत के नागरिक, है ना। याद रखना है ये केवल किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है जी।
अब जब केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है तो क्या कहा गया वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत? कि प्रत्येक नागरिक को भारत के अंदर, है ना, अपने विचारों को, अपने विश्वास को, अपने नजरिए को व्यक्त करने का अधिकार होगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है ना, इन तमाम चीजों को आप अपने तरीके से संप्रेषित कर सकते हैं। इसको एक तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको एक्सप्रेस करने का जो जरिया है वो जरिया लिखित भी हो सकता है, या तो आप लिख के कर दें, या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू कर दें, है ना, या फिर आप पिक्चर कर लें, यानी कि चित्रकारी कुछ बना लें, चित्रकारी के मार्फत से आप अपने विचारों को एक तरीके से संप्रेषित करें, पोस्टर के थ्रू आसान भाषा में, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें दो राय की बात नहीं है। यानी कि अगर आप कायदे से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को देखें तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ कुछ स्वतंत्रताएं निहित हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता। अब प्रेस की स्वतंत्रता की बात अलग से कहीं संविधान में नहीं की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता जहां से उद्धृत होती है वो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 का 1, है ना। तो प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत दूसरी बात क्या, जो कमर्शियल एड्स चलता है, वाणिज्यिक प्रचार जो चलता है, जो आप टीवी वगैरह पे देखते हैं, है ना, या समाचार पत्रों में देखते हैं, तो इन प्रचारों को चलवाने का भी अधिकार कहां से निकला है? अनुच्छेद 19A, है ना, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत आपको यह भी अधिकार है कि कोई आपके फोन की टैपिंग नहीं कर सकता, यानी कि कोई गैर कानूनी तरीके से आपकी बातों को चुपचाप नहीं सुन सकता। इसके विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त हैं इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया कि राजनीतिक दल जो बात बात पे बंद की घोषणा कर देती है, जैसे बिहार बंद, यूपी बंद, तो ये जो बंद शब्द है, इस बंद शब्द का इस्तेमाल कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं कर सकती है, इसकी मनाही है। हाँ, अब इसका इस्तेमाल होता है वो अलग बात है, पर इसकी मनाही है। जिसके अंतर्गत मनाही है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 का 1। क्लियर है? मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 19(1) में निहित अधिकार, मतलब इसमें छुपे हुए हैं ये अधिकार, ये कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है, पर यहीं से इस बात को निकाला जा सकता है। जैसे क्या? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की क्या स्वतंत्रता, वाणिज्यिक प्रचारों की स्वतंत्रता, कॉमर्शियल एड्स प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक है। साथ में फोन टैपिंग, गलत तरीके से किसी दो व्यक्ति के संवाद को फोन टैप करके सुनना, तो फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। और इसी के अंतर्गत याद रखना है कि जो राजनीतिक दलें हैं वे राजनीतिक दल बंद शब्द का उपयोग नहीं कर सकती, बंद शब्द का उपयोग नहीं कर सकती। क्लियर है? चलिए, यानी कि ये जो समस्त अधिकार हैं, ये समस्त अधिकार अनुच्छेद 19(1) में ही निहित हैं। अब मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया था ये बात कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यानी कि इनके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि वे जो पाबंदियां लग रही हैं वे पाबंदियां न्यायोचित हों, ठीक है। और उन पाबंदियों का जिक्र अनुच्छेद 19 में आपको हर जगह मिलेगा। मतलब आपके पास आमतौर पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, यानी कि आप अपने मन चाहे बातों को मन चाहे तरीके से संप्रेषित तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा आपको, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, जिस चीज की बात मैं करने जा रहा हूं,
तो आपसे आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। जैसे भारत की एकता और अखंडता, है ना, तो अपने अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि आप देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ बोल दें, ठीक है। जैसे भारत का दूसरे देश के साथ कोई विदेशी संबंध, जैसे मान लीजिए भारत का संबंध इन दिनों किसी विदेशी या किसी देश के साथ बढ़िया है और आपने उस देश के खिलाफ बोल दिया, तो आपके बोल देने के कारण दोनों के बीच का जो संबंध है उस संबंध में खटास आ सकती है। अगर आपके पास उतने लोगों की पहुंच है जो लोग आपकी बात को सुनते हैं तो खटास तो अवश्य आ सकती है ना। तो आप भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, साथ में क्या, भारत के साथ विदेशी संबंध, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, कोर्ट की मानहानि, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, किसी की मानहानि, ये सब नहीं कर सकते। ये सब अगर आप करते हुए पाए गए तो उम्मीद है कि आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, ठीक। अच्छा, ये 19A में जो निहित अधिकार हैं उनमें से एक अधिकार का नाम और लिख लीजिएगा, राइट टू साइलेंस, शांति का अधिकार भी 19A में निहित है। चुप रहने का अधिकार आप कह सकते हैं, शांति का अधिकार। क्लियर है? मतलब अगली चीज क्या, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक तरीके से अंकुश, और वे अंकुश किन किन आधारों पे लग सकते हैं, तो याद रखना है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, देश का विदेशी संबंध, ठीक है, कोर्ट की मानहानि, या साधारण तौर पर किसी की भी मानहानि, है ना, इन चीजों के आधार पर आपके वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर क्या लग सकती है, तो पाबंदी लग सकती है, ठीक। तो ये 19 के अंतर्गत का पहला अधिकार था जिसको क्या कहते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा अधिकार चलिए, अनुच्छेद 19(2), इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली। यानी कि आप इसको आसान भाषा में अगर हिंदी में कहना चाहें तो संगठित अथवा इकट्ठा होने का अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार। वाक्य को देखकर ही समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, कि भारत के नागरिकों को किसी एक जगह पर एकत्रित होने का अधिकार है। पर जब लोग एकत्रित, जैसे फॉर एग्जांपल आपके 10-12 दोस्त हैं, 10-12 दोस्त ने प्लान बनाया कि हमें पार्क जाना चाहिए, जाइए पार्क में बैठिए, आप इकट्ठे बैठे हुए हैं क्योंकि ये आपका अधिकार है। बशर्ते ध्यान रखना है कि आप जो इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं इसका यह मतलब नहीं कि आप कोई अस्त्र शस्त्र लेके बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी इकट्ठे की आजादी के तहत हम पब्लिक मीटिंग करते हैं, है ना, इसी आजादी के तहत लोग मिलकर किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ठीक। तो अगर ये इकट्ठा करने की आजादी नहीं होती, इकट्ठे होने की आजादी नहीं होती, तो ये तमाम चीजें जो है वो संभव नहीं हो पाती। क्लियर है? लेकिन याद रखना है ये इकट्ठा हमेशा और हमेशा किस आधार पर होना है, अस्त्र शस्त्र के बगैर या शांतिपूर्ण तरीके से। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वापस से वही बात, आपके इकट्ठे होने से
कुछ चीजों के ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े, जैसे भारत की संप्रभुता के ऊपर, जैसे भारत की अखंडता के ऊपर, जैसे पब्लिक ऑर्डर के ऊपर, है ना, और साथ में ट्रैफिक के ऊपर। पता चला कि आपने 50 दोस्तों को बुला लिया और बोला कि ऐसा है, हमारे पास इकट्ठा होने का अधिकार है, तो एक काम करो, सारे के सारे लोग जो हैं वो स्टेट हाईवे पर हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अब आपके चलने के अधिकार से पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रैफिक का उल्लंघन हो रहा है, ट्रैफिक जाम लग रही है, तो ऐसी स्थिति में आपसे अधिकार छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी एक तरीके से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, यानी कि न्यायोचित प्रतिबंध है। और वो प्रतिबंध के आधार क्या है? वही से आधार, प्रतिबंध के आधार क्या क्या आधार है? वही भारत की संप्रभुता, वो अखंडता, दूसरा क्या है? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, ट्रैफिक, यातायात, इन सब के ऊपर आपका दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, साथ में कुछ विशिष्ट चीजें या विशिष्ट स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर आपके मिलने जुलने को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब धारा 141 है ना, आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता 141 लागू होती है, तो 141 लागू होने की स्थिति में 5 या 5 से अधिक लोगों का एक जगह पर जमावड़ा लगाना मना कर दिया जाता है, लेकिन उसकी शर्तें हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश कर रहे हो, है ना, या फिर आप कोई गैर कानूनी या आपराधिक गतिविधि करने की कोशिश कर रहे हो, क्लियर है, या फिर आप 5 लोग मिलकर या 5 से अधिक लोग मिलकर किसी को गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 141 के तहत 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर मनाही हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो सोच है वो सोच अपने आप में क्या है? तो गलत है। ठीक है, तो मतलब पाबंदी लगाने के पीछे आईपीसी की धारा 141 भी काम करती है, लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं। मैंने बताया कि 5 या 5 से अधिक लोगों का एक जगह जमावड़ा आईपीसी की धारा 141 से बंद कर दिया जा सकता है अगर वे लोग किसी निजी संपत्ति में घुसने की कोशिश कर रहे हों, किसी को गैर कानूनी कार्य करने के लिए मजबूर कर रहे हों, या फिर कोई आपराधिक गतिविधि करने की योजना बना रहे हैं। ठीक, तो एक प्रतिबंध ये भी है। इसी के अंतर्गत एक प्रतिबंध आता है धारा 144। धारा 144 यह कहता है कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो मजिस्ट्रेट मीटिंग, यानी कि वही एक तरीके से इकट्ठा होना, संगठन तौर पर इकट्ठे होने की स्थिति को, इन तमाम चीजों को वो मना कर सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि इकट्ठा होने के कारण आम जनता के जीवन पर खतरा है, आम जनता के सुरक्षा पे खतरा है, आम जनता के स्वास्थ्य पर खतरा है ना, या फिर लोक व्यवस्था या दंगे की संभावना है। इसी कारण आपने सुना होगा, कहा जाता है धारा 144 लागू है। तो ये जो धारा 144 है ये क्या कहती है? ये मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि आप विशिष्ट चीजों के अंतर्गत लोगों के इकट्ठे होने की आजादी को प्रतिसंतुलित करें या उसमें कटौती करें। शर्त क्या क्या है? अगर आपको ऐसा लगे कि इनके इकट्ठा होने से लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, इन पर खतरा है, दंगा होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में धारा 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ये आजादी जो आपको दी गई है 19 के 2 में, उसको कटौती कर दी जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं आप क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 144, क्योंकि ये भी अपने आप में प्रतिबंध तो लगा ही रही है, लेकिन याद रखना है ये दोनों के दोनों प्रतिबंध सशर्त हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से उठे और पाबंदी लगा दी, है ना, उसके लिए जो है आपको चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये 19 के 2 का भाग था। आ जाइए अनुच्छेद 19 का 3।
अनुच्छेद 19 का 3 क्या कहता है? यहां पर इकट्ठे होने की जैसे आजादी थी, वैसे ही अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जनता या नागरिक को संगठन बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन का मतलब आप समझते ही होंगे, जब लोग एक ही उद्देश्य के साथ आकर मिलें तो वही संगठन बनता है। ठीक, इसी अधिकार के अंतर्गत या इसी अधिकार में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, जैसे राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। वास्तव में राजनीतिक दल बनाने का अधिकार संविधान में कहीं अलग से लिखा नहीं गया है, ये 1903 में व्याप्त है। ठीक वैसे ही जैसे प्रेस की स्वतंत्रता कहीं अलग से नहीं लिखी गई थी, वो 1901 में व्याप्त था, है ना। तो वैसे ही राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता, कंपनी बैठाने की स्वतंत्रता, कोई सोसाइटी एस्टैब्लिश करने की स्वतंत्रता, कोई क्लब एस्टैब्लिश करने की स्वतंत्रता, कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ये तमाम चीजें किसमें निहित हैं? 19 के 3 में, है ना। तो जैसे ही 19 की 3 की बात की जाएगी तो 19-3 में क्या क्या निहित होगी? 19-3 में निहित है क्या क्या? राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, क्लब बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। यहां सोसाइटी कहने का मतलब आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा, ये सोसाइटी वो सोसाइटी, अलग अलग नामों से सोसाइटी होती है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो किसमें निहित हैं? तो अनुच्छेद 19 के 3 में। क्लियर है। लेकिन जैसे तमाम चीजों पर पाबंदियां हैं, पाबंदी के आधार हैं, वैसे ही इसमें भी पाबंदी के आधार हैं। जैसे आप अपने संगठन बनाने की स्वतंत्रता का उपयोग या लाभ तभी उठा पाएंगे जब आपके संगठन से भारत के संप्रभुता और भारत के अखंडता पर कोई असर ना पड़े, नैतिकता पर असर ना पड़े, लोक व्यवस्था पर असर ना पड़े। अगर इन चीजों पर असर नहीं पड़ता है तो आप ये काम कीजिए, धूमधाम से कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यानी कि प्रतिबंध के आधार क्या हो जाएंगे इसमें? प्रतिबंध के आधार भारत की संप्रभुता व अखंडता। दूसरा क्या हो जाएगा? लोक व्यवस्था। और तीसरा क्या हो जाएगा? नैतिकता। नैतिकता कहने का मतलब यह है, अब आप संगठन बनाने के नाम पर ऐसा संगठन मत बना दीजिए जो नैतिक मूल्यों के ही खिलाफ हो, है ना। तो ऐसे में आपके अधिकार को आपसे बिल्कुल छीन लिया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक बात का ध्यान यह रखना है कि अनुच्छेद 19 का 3 आपको केवल संगठन बनाने की आजादी दे रहा है। ये नहीं कह रहा है कि आप संगठन बनाएंगे तो उस संगठन को पहचान प्राप्त करवाना भी आपका अधिकार है। जैसे मैंने सोचा कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लूं, तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने की स्वतंत्रता मुझे 19 अनुभाग 3 तो दे रही है, लेकिन 19(3) ये नहीं कह रहा है कि मेरे पॉलिटिकल पार्टी को पहचान मिले, ये भी मेरा अधिकार है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास स्वतंत्रता है, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, उसको पहचान मिलेगी कि नहीं ये आपका हेडेक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर होगी। तो ये हो गया 19 का 3। आइए चौथे पर 6 प्रकार की बात करनी है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 4, इसको आसान भाषा में कहते हैं राइट टू थॉरोफेयर। राइट टू थॉरोफेयर यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं निष्बाधित आवागमन की स्वतंत्रता। निष्बाधित आवागमन की स्वतंत्रता। क्लियर। अब जैसा आपको क्लियर लग रहा होगा
कि आवागमन की बात कर रहा है। आवागमन की बात करने से क्या मतलब, भारत आपका और हमारा सबका देश है। तो भारत आपका और हमारा सबका देश है, तो आपको और हमको सबको अधिकार है कि हम और आप भारत के किसी कोने में कभी भी जा और आ सके। क्या दिक्कत है? मेरा मन हुआ यहां से चेन्नई जाने का, मैं चला जाऊंगा। मेरा मन हुआ यहां से दिल्ली जाने का, मैं चला जाऊंगा। आवागमन स्वतंत्र होना चाहिए, उसी का ये अधिकार दे रहा है। पर वापस से कुछ शर्तें। शर्त क्या है? आपके कहीं आने जाने से वहां की लोक व्यवस्था या वहां की आम पब्लिक को कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना। ऐसा ना हो कि आप कहीं गए और आपके जाने से वहां पर जो आसपास के लोग हैं वो भड़क गए, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत छवि ऐसी है ना। या फिर वहां पर रहने वाली जो स्केड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, वो अनुसूचित जनजाति घबरा गई। उनके मन में यह आने लगा कि हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए आया है। तो आपके कहीं जाने और आने के पीछे दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सा? आम जनता का हित और दूसरा अनुसूचित जाति का हित। ठीक है, आम जनता का हित और दूसरा एसटी का हित। इन दोनों को अगर आपके कहीं जाने आने से कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है तो क्या दिक्कत है, जाइए आइए खूब घूमिए। क्लियर है? अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग चीजों के समय में अलग अलग जजमेंट दिए। जैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो एक तरीके से जो समाज में वैश्या वर्ग है, जो अपने एक तरीके से शारीरिक व्यापार को प्रोत्साहित करती है, तो उन लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने पर रोका जा सकता है अगर उनके एक जगह और दूसरे जगह जाने के कारण लोगों के स्वास्थ्य को, है ना, या एक तरीके से जो नैतिकता है, तो नैतिकता और लोक स्वास्थ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जो वैश्यावृत्ति में संलिप्त लोग हैं उनके जाने आने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। वापस ये पाबंदियां तो लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन इसके पीछे अपनी एक वजह है। वजह क्या क्या? नैतिकता और लोक स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले ही कह दिया कि आपके पास स्वतंत्रताएं तो हैं, पर उन स्वतंत्रताओं को प्रतिसंतुलित करने के कुछ आधार भी हैं, उन आधारों को आपको मानना पड़ेगा। एक बात और याद रखिएगा, ये जो आवागमन की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 का 4 भारत के अंदर आवागमन की स्वतंत्रता की बात करता है, भारत के बाहर नहीं। भारत के बाहर जाने की आजादी की बात करता है अनुच्छेद 21। और इसके लिए संविधान में एक बहुत सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा मुकदमा भी आया था, जिसको मेनका गांधी मुकदमा कहते हैं। तो याद रखना है, यह अनुच्छेद भारत के अंदर आवागमन की बात करता है। क्लियर है? तो ये किसकी बात हो गई? 19(4) की। अब जैसे 19(4) आवागमन की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 19(5) क्या बोलेगा? आवास की स्वतंत्रता। क्लियर है? मतलब राइट टू रिजाइड एंड रीसेटल। अब आपको नाम देखकर ही लग रहा होगा, आप और हम सारे के सारे भारत के निवासी हैं, है ना। आपको और हमें ये इच्छा किया कि हम किसी दूसरे राज्य के हैं, पर हम अपना मकान किसी दूसरे राज्य में ले। ठीक, तो आप उस राज्य में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि आप भारत के किसी भी हिस्से में, है ना, आप अगर चाहें तो या तो परमानेंटली घर बना के रह ले या फिर टेम्पररी मकान लेके रह ले, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हाँ, बशर्ते कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के अंदर अस्थाई मकान लेना किसी दूसरे राज्य के लोगों की मनाही है, पर उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे इन्वायरमेंट, पर्यावरण। जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह का क्षेत्र है, तो हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पर्यावरणिक चीजें जो हैं वो ज्यादा, जैसे भूस्खलन, तब ऐसी स्थिति में आपको वहां पर आवास लेने के लिए मना किया जाएगा। तो ये आपके अधिकार का उल्लंघन नहीं है,
ये वास्तव में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो लगाया जा रहा है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो जाइए खूब धूमधाम से टेम्पररी बेसिस पे रहिए, परमानेंट बेसिस पे रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, लेकिन वापस से आपके कहीं रहने के इस स्वतंत्रता के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, और पाबंदी लगाने का आधार वही है जो यहां था, आम जनता का हित और एसटी का हित। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पाबंदियां हैं, पाबंदियों के आधार क्या हैं? आम जनता का हित, और दूसरा जैसे मैंने बताया एसटी का हित। क्लियर है? तो ये क्या हो गया 19 का 5, और अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 का 6। इसको कहते हैं व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता। क्लियर है? फिर से वही बात, आपको जो ऑक्यूपेशन करना है, जो पैसा करना है, वो आप पेशा का अनुसरण कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, बशर्ते आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप ऐसा पेशा मत कीजिए जो आम जनता के लिए खतरनाक है या समाज में अनैतिक है। पता चला कि आप व्यवसाय के तौर पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो कहीं से भी नैतिकता के लिए स्वीकार्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये अधिकार क्या किया जाएगा? तो छीन लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो पाबंदियां हैं वो पाबंदी का अधिकार वापस से क्या है? आम जनता का हित। और जब आम जनता के हित की मैं बात कर रहा हूं तो मैं इंडिकेट कर रहा हूं वही उनकी सुरक्षा की बात और उनके नैतिकता की बात। क्लियर है जी? तो यही अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार के अधिकारों की बात जो है वो की गई। क्लियर है? चीजें क्लियर होंगी आपके समक्ष। आगे बढ़ते हैं। अगली जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको कहते हैं अनुच्छेद 20। बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुच्छेद है। क्लियर? इस अनुच्छेद के 3 भाग हैं बेसिकली। अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 20 का 2 और अनुच्छेद 20 का 3। क्लियर है? अनुच्छेद 20 के 1 को कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्या है समझा रहा हूं। इसको कहते हैं नो डबल जियोपार्डी, और इसको कहते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, एक एक करके समझिए, चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जाएगी, या अधिकतम मतलब अधिकतम सीमा से ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी जो सजा उस दौरान बताई गई थी जब उसने गुनाह किया। कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, अभी मैं समझा रहा हूं। देखिए, मान लीजिए 2024 में कोई एक जुर्म है जो जुर्म एक्स है, और इस एक्स के लिए अधिकतम सजा है 7 साल। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। 2024 बीता, 2025 आया। 2025 में संसद ने इस एक्स जो कानून था या जो जुर्म था, इस एक्स रूपी जुर्म पर सजा को कम करते कर दिया 5 साल। ठीक, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस एक्स जुर्म को किया हो 2024 में, पर उसकी सुनवाई हो रही हो 2025 में।
तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये कहता है कि जब उसने जुर्म किया उस दौरान उस सजा के लिए जितना अधिकतम या उस जुर्म के लिए जितनी अधिकतम सजा थी उस सजा से ज्यादा उसको नहीं दी जा सकती। मतलब व्यक्ति ने जुर्म भले ही 2024 में किया, सुनवाई 25 में हो रही है। सुनवाई के तिथि से मतलब नहीं है, मतलब है जब उसने जुर्म किया। जुर्म कब किया? 24 में। तो 24 में जो इसके लिए अधिकतम सजा थी यानी कि 7 साल, इस 7 साल से ज्यादा सजा उसको नहीं मिल सकती, है ना। उस सुनवाई में इस 5 साल को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वापस कह रहा हूं सुनवाई से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? जब जुर्म किया उस समय से। अच्छा, और मान लीजिए 2024 में इस एक्स जुर्म के लिए कोई सजा ही नहीं होती, ऐसा भी तो संभव है ना। यह जुर्म ऐसा था जिस जुर्म के ऊपर कोई कानून ही नहीं बना, तो सजा कब मिलेगी? जब आप कानून को तोड़ रहे हो। यह कानून मान लीजिए 25 में बनती, ठीक है, और उस व्यक्ति ने उस घटना को अंजाम कब दिया? 2024 में। तो 2025 में भले ही अब उसके लिए कानून बन गया हो, फिर भी उसको सजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब उसने ये काम किया उस दौरान इस जुर्म को लेकर कोई कानून ही नहीं था। इसी कारण बोला गया किसी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जाएगी या तब तक बताए गए सीमा से अधिक सजा नहीं दी जाएगी जो सीमा उस कानून के द्वारा बताई गई हो, जो कानून उसके जुर्म के समय सक्रिय हो। क्लियर है? इसी को कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पर याद रखना है, ये जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एक तरीके से किसके ऊपर काम करता है? इन द केस ऑफ क्रिमिनल केस ओनली, आपराधिक मामलों के ऊपर ही काम करता है। ये कहीं से भी नागरिक मामलों के ऊपर कार्य नहीं करेगा, है ना। तो किस मामलों के ऊपर काम करता है? केवल आपराधिक। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, जब दिल्ली में वो दर्दनाक घटना घटी थी निर्भया वाली, तो उसमें संलिप्त अभियुक्तों में एक अभियुक्त ऐसा भी था जिसकी उम्र सीमा उस दौरान 18 साल से कम थी। और उस समय जब यह घटना हुई थी, उस दौरान 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए उतनी कठोर सजा नहीं थी जो बाद में बना दी गई संसद के द्वारा। इसी कारण आपने पाया होगा कि वो जो एक अभियुक्त जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, उसको सजाए मौत नहीं दी गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे थे। क्योंकि जब उसने वो घिनौना कृत्य किया, उस दौरान कोई ऐसा कानून ही नहीं था जो कानून उस उम्र सीमा के लिए कोई सजा बता रहा हो। ठीक है, तो यही क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। क्लियर है? याद रखना है, ये केवल और केवल किसके ऊपर काम करेगा? आपराधिक चीजों के ऊपर, है ना। ये नागरिक मामलों के ऊपर जो है वो काम नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए दूसरी बात, नो डबल जियोपार्डी। यह क्या कहता है? आप किसी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए ना तो एक से अधिक बार सजा दे सकते हैं, ना तो एक से अधिक बार उसकी सुनवाई कर सकते हैं। जैसे किसी बंदे ने चोरी की, उस चोरी के लिए उसको कोर्ट ने 6 महीने की सजा दे दी। अब उसी चोरी के लिए दोबारा ना तो उसको सजा दी जाएगी ना सुनवाई करवाई जाएगी। ठीक है, पर याद रखना है यह केवल उसी जुर्म पर लागू होगा। अब मान लीजिए उसने 6 महीने की सजा काटने के बाद दोबारा चोरी कर ली, तो क्या उसकी सुनवाई नहीं होगी? होगी। उस पर्टिकुलर जुर्म के लिए दोबारा सुनवाई नहीं होगी या सजा नहीं दी जाएगी। क्लियर है? तो आप ऐसा कह सकते हैं, एक ही जुर्म के लिए दोबारा किसी प्रकार के प्रोसिक्यूशन या किसी प्रकार के पनिशमेंट का निषेध है, लेकिन आप बार बार करते जाइए, बार बार सजा भुगतते जाइए। क्लियर है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो नो डबल जियोपार्डी है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार ना तो सजा दी जाएगी ना सुनवाई की जाएगी, याद रखना है ये केवल और केवल नियम
अदालत में मान्य होता है या ट्रिब्यूनल में मान्य होता है। इसकी मान्यता कहीं से भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं किसी सरकारी डिपार्टमेंट का हूं, मेरे ऊपर किसी एक घोटाले को लेकर जांच समिति बैठी है ना, तो उस जांच समिति के पास यह अधिकार है कि वो उसी मुद्दे पर बार बार हमसे पूछे, मुझे प्रोसिक्यूट करे। लेकिन यह अधिकार न्यायालय के पास और ट्रिब्यूनल के पास नहीं है। तो याद रखना है यह किसके पास है, केवल यह अधिकार किसके पास है, अधिकार कह लीजिए, या यह लागू किस पे होता है, दिमाग में रखना है, लागू होता है कोर्ट पर या ट्रिब्यूनल पर। ठीक। और तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब क्या है, आप किसी व्यक्ति को उसके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए या सबूत बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, है ना। इसी कारण कहा जाता है कि आपने पुलिस के हिरासत में क्या बोला, इसकी मान्यता कोर्ट में होगी ही नहीं जब तक आप मजिस्ट्रेट के आगे कबूल ना कर लें कि आपने गुनाह किया है। तब तक आपका वो स्टेटमेंट ऑफिशियल ही नहीं माना जाएगा, लीगल ही नहीं माना जाएगा। और यह मानने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, ना तो ओरली ना ही रिटन। मतलब कोई आपको जबरदस्ती आपके खिलाफ सबूत बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि हां जुर्म मैंने किया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। कुछ शर्तें क्या है, अब मान लीजिए आप कोर्ट में पेश हुए, आपके पास यह अधिकार है कि कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप इकबाले बयान दे दीजिए, यानी कि आप कबूल कर लीजिए कोर्ट के आगे। लेकिन कोर्ट के पास यह अधिकार है कि उस सुनवाई के दौरान अगर विचार विमर्श से मान लीजिए कहा जाता है कि आप अपने फिंगरप्रिंट का छाप दीजिए, है ना, या आपसे यह कहा जाता है कि आप जो है अपना सिग्नेचर कीजिए या अपने खून का सैंपल दीजिए, तो आप इन चीजों को देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये तमाम चीजें प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इन चीजों की जांच होगी तभी अंतोगत्वा यह साबित हो पाएगा कि आपकी संलिप्तता थी या नहीं। ये बस ये कहता है कि कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता ओरली या लिखित में कि आप इकबाले बयान दीजिए और कबूल कीजिए कि आप क्या हैं तो मुजरिम है। क्लियर है, मतलब खुद के खिलाफ खुद के लिए गवाही देना, या यूं कह लीजिए अपने इकबाले अपने जुर्म को एक तरीके से कबूल कर लेना, जबरदस्ती, स्वेच्छा से कर रहे हैं तो बात ही अलग है। तो इस जबरदस्ती के विरुद्ध जो आपको अधिकार दिया गया है वो अधिकार क्या है, 20 का अनुभाग 3। क्लियर है, तो इस चीज को क्या रखना है, दिमाग में रखना है। क्लियर है। और वापस से वही बात, जिस प्रकार से नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ केवल आपराधिक चीजों में लागू होती थी, वैसे ही 20 का 3 भी केवल और केवल किस सुनवाई पे लागू होगा, आपराधिक सुनवाई पे लागू होगा। इस बात का ध्यान रखना है, आपराधिक। है ना, ये कौन सा अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 20। क्लियर है, चलिए अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अनुच्छेद 21। इसको कहते हैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है, ये एक ऐसा अधिकार है जिस एक अधिकार में बहुत सारी अधिकारें मौजूद हैं। सूचना का अधिकार, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, है ना,
विदेश घूमने का अधिकार, तो ये अपने आप में बहुत ही व्याप्त अधिकार है। प्राइवेसी का अधिकार, पहले क्या कहता है वो समझ लीजिए। कहता है, अच्छा एक बात और, ये जो अनुच्छेद 21 है वो अनुच्छेद 21 नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। नागरिक प्लस गैर नागरिक, इसकी सूची मैंने पिछले क्लास में डिस्कस की थी, पर जैसे जैसे मुझे एक बार और बताने की आवश्यकता होगी तो मैं रिपीट करते जाऊंगा। हालांकि मैंने पिछली क्लास में बताया ही है कि कौन से अनुच्छेद केवल नागरिकों को मिलते हैं, कौन से दोनों को मिलते हैं। तो क्या कहता है यह अनुच्छेद? किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसकी अनुमति ना दे। वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैं हूं तो मुझसे मेरे जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को तब तक छीना नहीं जा सकता जब तक विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसकी अनुमति ना दे। कौन अनुमति ना दे? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है जी। अच्छा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? मतलब कोई भी चीज कानून कब बनती है? जब संसद उसको दोनों सदनों से पास करे और राष्ट्रपति का मुहर लग जाए। यानी कि इस अनुच्छेद को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर संसद कोई कानून बनाकर मुझसे मेरी दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता को छीनना चाहे तो छीन सकती है। यही बात तो अनुच्छेद 21 कह रहा है कि आपसे आपके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को तब तक नहीं छीना जाएगा जब तक कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसकी अनुमति ना दे। और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है क्या? विधि कैसे बनता है? विधि की प्रक्रिया क्या है? संसद दोनों सदनों से कानून पास करे और उस पर राष्ट्रपति का मुहर हो जाए। यानी कि इस एक वाक्यांश में इस बात की पूरी संभावना थी कि अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर आपसे आपके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता की आजादी को छीन सकता है। यही मतलब हुआ ना। यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में 1950 में, और 1950 में एक केस फाइल हुआ जिसको कहते हैं गोपालन केस। क्या कहते हैं? गोपालन केस 1950। और इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने भी वही कहा जो कहा गया था। क्या कुल मिलाकर बात क्या कही गई कि ये जो अधिकार आपको दिया गया है ना, ये अधिकार कार्यपालिका के मनमानी के विरुद्ध है, विधायिका के मनमानी के विरुद्ध नहीं है। विधायिका यानी कि संसद। यानी कि घुमा फिराकर गोपालन केस में क्या बात कही गई कि अगर संसद चाहे तो एक प्रक्रिया से कानून बनाए और उस कानून बनाकर आपसे ये आजादी छीन ले। अपने आप में बहुत विचित्र बात थी। यानी कि याद रखना है, गोपालन मुकदमे में क्या कहा गया? अनुच्छेद 21 के अधिकार कार्यपालिका के मनमानी के विरुद्ध होंगे, है ना। विधायिका से इससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं, लेकिन मामला गड़बड़ा रहा था क्योंकि अपने आप में विचित्र बात थी। अगला मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया, बहुत ही ऐतिहासिक मुकदमा जिसको कहते हैं मेनका गांधी मुकदमा 1978। मेनका गांधी मुकदमा 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही गोपालन केस में सुनाए गए जजमेंट को बदल दिया। और सुप्रीम कोर्ट के पास यह ताकत है भी कि वो अपने पुराने जजमेंट को रिवाइज कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगने लगा था कि वास्तव में विधायिका के पास इतना अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए जीवन की बात की जा रही है भाई, तो जीवन के अधिकार को आप छीन लेंगे कानून बनाकर। तो मेनका गांधी 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए यह कहा कि सुनिए,
आपके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को तभी छीना जा सकता है जब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया इसकी अनुमति दे। बात सही है। और साथ में ऐड किया, पर उस विधि को न्यायोचित होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, उचित होना चाहिए। मतलब अब तक जो बात केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की चल रही थी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी मुकदमे में एक और चीज जोड़ी कि केवल कानून ही विधि द्वारा ना बने, साथ में जो कानून है वो उचित साबित हो, रीजनेबल साबित हो, तभी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनका गांधी मुकदमा मुकदमा 1978। कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आपसे आपके दैहिक और जीवन की स्वतंत्रता को कब छीना जा सकता है? तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो सही है, स्थापित प्रक्रिया तो होनी चाहिए, यानी कि कायदे से संसद इस पर कानून बनाकर छीनना चाहे तो छीन ले, पर संसद को साबित करना होगा कि यह जो विधि है उचित व न्यायोचित होनी चाहिए। और जनाब, जब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में विधि की उचितता और न्यायोचितता जुड़ जाती है तो इसी को कहते हैं विधि की सतत प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। विधि की सतत प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो याद रखिएगा, मेनका गांधी के मुकदमे के बाद से अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करने के दौरान केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ध्यान में नहीं रखती, वह विधि की सतत प्रक्रिया को ध्यान में रखती है। मतलब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की तो जांच होती ही है, साथ में इस बात की भी जांच होती है कि वो विधि कितना न्यायोचित है या कितना उचित है। क्लियर है? अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इस अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अधिकार छिपे हुए हैं, है ना? तो आप उन अधिकारों को, जो मूल अधिकार हैं, उनको चाहे तो कहीं पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार, या अनुच्छेद 21 में निहित अधिकार। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, मृत्यु दंड में हो रहे विलंब के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी को सजाए मौत दे दी गई है, पर मौत दी कब जाएगी इसके लिए कोई बात ही नहीं हो रही है, विलंब हो रहा है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय से कह सकते हैं या तो जल्दी लटका कर खत्म करो या फिर सजा कम करो, है ना? बार बार मरने का क्या मतलब। आवास का अधिकार, ठीक है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो जो जो मूल अधिकार हैं उनको दिमाग में रखिए। सोने का अधिकार भी इसमें शामिल है, सोने का अधिकार, मतलब जब एक आम तौर पर सोने की अवधि होती है तो उस दौरान ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले आपको उठाकर ले जाएं भाई,
सुबह में भी अरेस्ट हो सकता है 5 बजे के बाद। तो 9 से 5 की स्थिति ऐसी होगी कि किसी भी प्रकार की आपको हिरासत में अगर लेने की भी स्थिति है तो वहां पे कोताही बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सोने का अधिकार भी आपका अधिकार है। न्यायालय आपको सुने, इसका भी अधिकार आपके पास है। राइट टू फ्री ट्रायल, यानी कि आपका निष्पक्ष एक तरीके से कानूनी सुनवाई की जाए, यह भी आपका अधिकार है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन बता ही दिया। कुल मिलाकर जितने भी आम जीवन से संबंधित अधिकार होंगे ना, जैसे बिजली का अधिकार हो गया, साफ पानी पीने का अधिकार हो गया, ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है, इन तमाम चीजों को मिलाकर 21 में रख दीजिएगा, है ना। तो कुछ साल पहले तक राइट टू प्राइवेसी मद्दे में था, तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये। तो कहने का मतलब जो अधिकार आपको ऐसा लगे कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, वह अपने आप में कहीं ना कहीं 21 में निहित आपको मिलेगा। स्वास्थ्य का अधिकार, आजीविका का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार। विदेश यात्रा तो सबसे, इसी पर तो मेनका गांधी केस हुआ था, विदेश यात्रा का अधिकार। याद रखना है, देश के अंदर यात्रा का अधिकार जो है वो 19 में निहित है, थोड़ी देर पहले बताया था, पर विदेश जाने का अधिकार जो है वो किस में निहित है, 21 में निहित है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दैहिक स्वतंत्रता हो गई, बिजली हो गई, साफ पानी हो गया, नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, फ्री लीगल एड मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार हो गया, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार हो गया, आजीविका का अधिकार हो गया, मृत्यु दंड में हो रहे विलंब के विरुद्ध अधिकार हो गया। ये तमाम चीजें जिसमें निहित है वो अनुच्छेद 21। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उस गिरफ्तार हो रहे व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होंगे, है ना। उन अधिकारों की बात जहां की गई है वह अनुच्छेद 22 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो गिरफ्तारी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं प्यूनिटिव और दूसरे को कहते हैं प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव कहने का मतलब यह है कि जुर्म हो चुका है, जुर्म हो चुका है। और प्रिवेंटिव कहने का मतलब यह है जुर्म हो सकता है। मतलब एक तो यह है कि आपने जुर्म कर दिया, जुर्म करने के बाद जो है वो आई पुलिस आपको हिरासत में लेकर चली गई। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि आपने जुर्म किया नहीं, पर अंदेशा है कि अगर आपको खुला छोड़ दिया जाए तो आप जुर्म कर सकते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 22 दोनों प्रकार के गिरफ्तारियों की बात करता है। मतलब अगर साधारण रूप में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा हो तो उसका अधिकार, और अगर निवारक निरोध के अंतर्गत कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा हो तो उसका अधिकार। क्लियर है? तो याद रखिएगा, साधारण गिरफ्तारी की स्थिति में, साधारण गिरफ्तारी की स्थिति में अधिकार, पहले इसको समझ लीजिए, फिर निवारक निरोध भी समझ लीजिएगा। तो अगर साधारण स्थिति में आपकी गिरफ्तारी हो रही है, मतलब अगर निवारक निरोध के तहत नहीं हो रही है, तो आपका पहला अधिकार यह है कि आपको बताया जाए कि आपका जुर्म क्या है। ठीक है, मतलब अपराध जानना या जुर्म जानना, जानने का अधिकार। दूसरी बात है कि आपकी गिरफ्तारी जब हुई है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर भीतर पुलिस वालों को आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पड़ेगा, है ना। मतलब गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर के अंदर निकटतम दंडाधिकारी
मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति। ठीक है जी। और तीसरा, आपको अपना कानूनी सलाहकार या यूं कह लीजिए आसान भाषा में वकील चुनने का अधिकार दिया जाएगा। क्लियर है? ये साधारण स्थिति में आपको तीनों अधिकार मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो 24 घंटे के भीतर प्रस्तुति की बात की गई है, इस 24 घंटे में गिरफ्तारी से लेकर प्रस्तुति के बीच के दौरान अगर कोई अवकाश है तो वो अवकाश काउंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए शनिवार की गिरफ्तारी है और रविवार हॉलिडे है ना, तो 24 घंटा पूरा होगा मंडे को, संडे को नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है जी। और जैसा मैंने पहले ही बताया, ये जो अधिकार हैं, ये अधिकार कब नहीं दिए जाएंगे? जब आपकी गिरफ्तारी कैसे हो रही हो? निवारक निरोध के तहत हो रही हो, या फिर आप दुश्मन देश के नागरिक हों। ठीक है, तो दुश्मन देश के नागरिकों को और निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं उनको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब जुर्म ही नहीं किया तो बताया क्या जाएगा? जब जुर्म ही नहीं किया तो 24 घंटे के भीतर प्रस्तुति क्या होगी? तो निवारक निरोध के लिए अलग से नियम है, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। साथ में अगर मान लीजिए आपकी गिरफ्तारी इनकम टैक्स ना भरने के कारण हो रही हो, अगर आपकी गिरफ्तारी कोर्ट से ऑर्डर लेकर हो रही हो, तो जब कोर्ट से ऑर्डर लेकर हो रही हो, या फिर आपने आयकर नहीं भरा उस कारण हो रही हो, या फिर नागरिक अरेस्ट, सिविल अरेस्ट हो रहा हो, तो फिर आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब आपने आयकर भरा ही नहीं तो जुर्म हो गया सिद्ध। वो प्रॉपर वारंट लेकर आएगा और आपको एक तरीके से अरेस्ट करेगा। जब कोर्ट ने ही ऑर्डर दे दिया तो क्या बताया जाएगा भाई? और जब कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया है तो मजिस्ट्रेट के आगे क्यों पेश किया जाएगा? तो कुल मिलाकर याद रखना है कि ये जो अधिकार हैं, ये अधिकार आपराधिक स्थिति में प्राप्त हैं। आपराधिक मामले, क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल मामले हो गए, कोर्ट का ऑर्डर हो गया, है ना, आयकर ना भरना हो गया, क्योंकि वो भी सिविल के अंतर्गत टैक्स आता है। इन सब पर आपको यह अधिकार नहीं मिलेगा। कारण बता चुका हूं। अब कोर्ट ने खुद ऑर्डर दे दिया तो कोर्ट के समक्ष क्यों पेश किया जाएगा भाई आपको? जब कोर्ट ने खुद ऑर्डर दे दिया तो आपको क्या आधार बताया जाएगा? आधार तो स्पष्ट रूप से लिखित है, वारंट लेकर आया है पुलिस। लेकिन आपराधिक मामले के तहत अगर उठाया जा रहा है तो आपके पास ये समस्त अधिकार है। अच्छा, और अगर आप दुश्मन देश के नागरिक हैं तो वैसे भी आपको अधिकार नहीं मिलेगा, और निवारक निरोध के तहत तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि यह कहता है जुर्म हो सकता है, यह कहता है जुर्म हो चुका है। क्लियर है? अब सवाल है कि निवारक निरोध की स्थिति में क्या होगा। देखिए, निवारक निरोध की स्थिति में क्या कहा गया है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया है तो उस केस में आपको 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होगा। यहां पर आप मैक्सिमम उसको 3 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं। अधिकतम हिरासत कितना है? 3 माह। और 3 माह से ज्यादा हिरासत में रखने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सलाहकारी बोर्ड से, एडवाइजरी बोर्ड से, जिस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जज होते हैं। यानी कि अगर आपको 3 माह से अधिक हिरासत चाहिए तो एडवाइजरी बोर्ड से आज्ञा लेनी होगी। क्लियर है? और इस एडवाइजरी बोर्ड में रहता कौन है? बता चुका हूं, हाई कोर्ट के जज। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो अधिकतम 3 माह की स्थिति थी, इस 3 माह की स्थिति को 44वें संविधान संशोधन 1978 से कम करके 2 महीना किया गया था, लेकिन प्रचलन में अभी 3 महीना ही चल रहा है।
तो कायदे से 44वें संविधान संशोधन से इसको कितना माह कर दिया गया? 2 माह। मतलब आप मैक्सिमम 2 माह डिटेन कर सकते हैं बिना किसके परमिशन के? एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन के। जबकि ओरिजिनल में क्या था? 3 माह। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वर्तमान में 3 माह की ही स्थिति चल रही है, तो क्वेश्चन की प्रकृति को समझ लीजिएगा। अगर वर्तमान करके पूछा जाए तो उत्तर होगा 3 महीना। 44वें संविधान संशोधन के आधार पर पूछा जाए तो उत्तर होगा 2 माह। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। अब सवाल है कि सर ये जो निवारक निरोध की बात की जा रही है, इस निवारक निरोध के ऊपर कानून बनेगा तब गिरफ्तारी होगी ना। तो इस निवारक निरोध के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना है, निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने का अधिकार माननीय संसद के पास भी है और माननीय राज्य विधायिका के पास भी है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। जैसे जब संसद कानून बनाती है तो देश रक्षा के अंतर्गत बनाती है, भारत की अखंडता के अंतर्गत, विदेशी संबंध के अंतर्गत बनाती है। और जब राज्य विधायिका कानून बनाती है निवारक निरोध को लेकर, तो उसमें और मामले जो है वो जुड़ जाता है। जैसे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया, राज्य की सुरक्षा का मामला हो गया। तो इस निवारक निरोध के ऊपर अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए, है ना। उनमें से कुछ कानून बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी। निवारक निरोध से संबंधित कानून, इसमें से कुछ कानून अभी भी चल रहे हैं, कुछ कानून अब निलंबित कर दिए गए। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, निवारक निरोध अधिनियम निरोध अधिनियम कब निकाला गया था? ये ईस्वी दिमाग में रखना है, 1950। लेकिन फिर इसको आगे चलकर 1969 में खत्म कर दिया गया, एक्सपायर हो गया ये। तो वर्तमान में यह काम नहीं करता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मीसा एक्ट। लालू यादव जी की एक बेटी का नाम मीसा भारती भी है, क्योंकि जिस दौरान उनका जन्म हो रहा था उस दौरान लालू यादव जी की गिरफ्तारी इसी मीसा अधिनियम के तहत की गई थी। इसी कारण नाम पड़ गया मीसा भारती। तो मीसा अधिनियम क्या कहता है? एम से मेंटेनेंस, आई से इंटरनल, एस से सिक्योरिटी, ए से एक्ट। मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है जी। इसकी स्थिति 1971 में लाई गई और 1978 में जो है उसको हटा दिया गया। मैं कॉमा डालकर लिख देता हूं 1978, बाद वाले से समझ लीजिएगा कि इस समय में क्या हुआ है, ये एक्सपायर हुआ है। ठीक है। अगले को कहते हैं कॉफे पोसा। क्या कहते हैं? कॉफे पोसा, COFEPOSA। कॉफे पोसा का क्या फुल फॉर्म है? C से है कंजर्वेशन, O से है ऑफ, F से है फॉरेन, E से है एक्सचेंज एंड P से है प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट। मतलब कुल मिलाकर जो विदेशी विनिमय के तहत जो हवाला की स्थिति हुआ करती थी और जो एक तरीके से स्मगलिंग हुआ करती थी, उसको रोकने के लिए यह प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया गया था। ठीक है। तो क्या कह रहा है ये? C से कंजर्वेशन, O से ऑफ, F से फॉरेन एक्सचेंज एंड P से प्रिवेंशन रोकथाम, O से ऑफ, M से स्मगलिंग, A से एक्टिविटी एक्ट, है ना। तो कुल मिलाकर नाम क्या पड़ गया इसका? कोफे पोसा। ठीक है। कोफे पोसा अभी भी वर्तमान में चल रहा है, 1974 में लाया गया था और कॉन्टिन्यूड है। क्लियर है। उसके बाद फिर आया नासा एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट।
ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में लाया गया और यह भी अभी तक चल रहा है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि कुछ कुछ चल रहे हैं, कुछ कुछ समाप्त कर दिए गए। ठीक है। फिर अगला अधिनियम है टाडा एक्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी डिसरप्टिव एक्ट, जिस एक्ट के तहत संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है। 1985 में लाया गया, 1995 में हटा दिया गया। टाडा एक्ट, टेररिस्ट, ए से एक्टिविटी मतलब आतंकवादी गतिविधि को रोकथाम करने के लिए, डिसरप्टिव एक्ट 1985 में लाया गया और डैश देकर लिख दे रहा हूं 1995। क्लियर है। और एक और इंपॉर्टेंट एक्ट जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पोटा एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन पोटा एक्ट, इसको 2002 में लाया गया और 2004 में खत्म कर दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट, पोटा एक्ट। ठीक है, तो मैं अच्छा 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और चीजों को एक बार लिख लीजिए। ठीक है, पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट 2002 में लाया गया और 4 में जो है वो इसकी समाप्ति हो गई। तो 2002 से 4। ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हो गया 1950, मीसा एक्ट हो गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, कोफे पोसा एक्ट हो गया, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, उसके बाद फिर नासा एक्ट हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके बाद फिर टाडा एक्ट हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटी डिसरप्टिव एक्ट, और फिर पोटा एक्ट हो गया। ये सब के सब निवारक निरोध से संबंधित अधिनियम है, निवारक निरोध से संबंधित कानून है, जिन कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी से क्या होता है आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 22 था और अनुच्छेद 19 से 22 को ही क्या कहते हैं हम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगले प्रकार का अधिकार क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। दोनों में क्या अंतर है, अनुच्छेद 23 ये कहता है कि किसी भी प्रकार के ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी, बेगार, जबरन मजदूरी, इन सब की मनाही है। ठीक है, मतलब आप किसी भी प्रकार से मानव का तस्करी नहीं कर सकते, है ना, किसी भी प्रकार से किसी से भीख नहीं मंगवा सकते, किसी भी प्रकार से किसी से जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते। और आपको पता होगा कि कुछ कुछ मौलिक अधिकार राज्यों के साथ साथ निजी संस्था के विरुद्ध भी काम करते हैं। ये उन अधिकारों में से ही एक अधिकार है ना। ये केवल राज्य के विरुद्ध नहीं मिलता है, राज्य के साथ साथ कोई निजी बॉडी भी अगर है, प्राइवेट बॉडी भी है, तो उसके खिलाफ भी क्या होगा, तो आपको यह अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो हर एक प्रकार का जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बेगार, इन सब की मनाही की बात कौन करता है, अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 24 पूरे रूप से बच्चों के लिए समर्पित है। और बच्चों के लिए समर्पित है कहने का क्या मतलब, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उम्र सीमा याद रखनी पड़ेगी आपको, उम्र सीमा 14 वर्ष से कम। तो 14 वर्ष, क्योंकि यहां से यही पूछा जाता है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार, 24 के अनुसार बच्चों की सीमा कितनी वर्ष है, तो 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र के आप किसी भी बच्चे को ऐसे किसी गतिविधि में नहीं लगा सकते जहां उनके जान को खतरा है ना। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, जैसे कोई फैक्ट्री हो गई, जैसे कोई खदान हो गया, इन सब चीजों में जो है वो आप नहीं लगा सकते। पर याद रखना है, ये नहीं कह रहा कि आप उनसे वहां भी काम नहीं करवा सकते जहां जान का खतरा ना हो, ये अनुच्छेद नहीं कह रहा। हां, बच्चों के विकास के लिए समय समय पर अलग अलग कानून आए, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986,
फैक्ट्री एक्ट आया, फैक्ट्री अधिनियम आया 1948 में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट आया 1938 में, खदान अधिनियम आया 1952 में। ये तमाम अधिनियम बाद में आए, लेकिन ये केवल ये कह रहा था कि जो हैजार्डस यानी कि जानलेवा कार्य है, जैसे खदान हो गया, विनिर्माण हो गया, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल पटाखे हो गए, इन तमाम जगहों पर आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये मूल रूप से बच्चों के लिए निहित है, और ये हर एक प्रकार के मानवीय तस्करी हो गया, बेगार हो गया, बंधुआ मजदूरी हो गई, है ना, भीख मंगवाना हो गया, इन सब के निषेध की बात करता है। क्लियर है? चलिए, अगला क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसके अंतर्गत कहां से कहां तक बात की गई है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? हर एक व्यक्ति को अपनी चेतना यानी कि कॉन्सियसनेस का अनुसरण करने का अधिकार है। आपका विवेक क्या कह रहा है, आपकी चेतना क्या कह रही है, यानी कि पहला अधिकार जो इसमें है उसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्साइन। चेतना कह लीजिए आप इसको, चेतना की स्वतंत्रता, है ना। उसके बाद फ्रीडम टू प्रैक्टिस, फ्रीडम टू प्रोपैगेट, बता रहा हूं सबका मतलब। तो फ्रीडम टू प्रोपैगेट हो गया, फ्रीडम टू कॉन्साइन हो गया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस हो गया, और फ्रीडम टू प्रोफेस। मतलब आप अपनी चेतना का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जिस धार्मिक विचारधारा के हैं उस धार्मिक विचारधारा से संबंधित रीति रिवाजों यानी कि प्रैक्टिसेस को करने के लिए स्वतंत्र है ना। आप जिस धार्मिक विचारधारा के हैं उस धार्मिक विचारधारा को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र है। पर याद रखिएगा, जबरदस्ती मत पहुंचाइएगा, है ना, क्योंकि धर्मांतरण की बात अनुच्छेद 25 नहीं करता। स्वैच्छिक धर्मांतरण है तो बहुत अच्छी बात है, जबरन धर्मांतरण की मनाही है। और साथ में आप जिस धार्मिक विचारधारा के हैं उसके विचारों को प्रोफेस कीजिए यानी कि बोलिए। इन सब की स्वतंत्रता आपको दी गई है। पर याद रखिएगा, इसके भी कुछ आधार हैं। मतलब आपके इन कामों को करने के लिए 3 प्रकार की चीजें अवरुद्धित नहीं होनी चाहिए। क्या? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, यानी कि लोक व्यवस्था नहीं खराब होनी चाहिए, लोक स्वास्थ्य नहीं खराब होना चाहिए, और लोक नैतिकता नहीं खराब होनी चाहिए। अगर ये तमाम चीजें खराब नहीं हो रही हैं तो आप ये काम कीजिए। ठीक है। 26 क्या कहता है? 26 ये कहता है कि आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के मामले का मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने धर्म के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दीजिए, है ना। आपने एक संगठन का निर्माण कर दिया अपने धार्मिक चीजों को देखने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो 26 इसकी बात करता है। 27 कहता है कि आपसे किसी धार्मिक चीज के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो धार्मिक चीजों में टैक्स की मनाही हो गई 27। और 28 बात करता है कि आप किन किन शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक उपदेश दे सकते हैं। ठीक है, तो यही 25 से लेकर 28 तक की स्थिति को क्या कहा गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है? तो लगभग मोटे तौर पर मौलिक अधिकार हो गए। 29-30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स बच गया, और एक तरीके से संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसको हम एमसीक्यूज के थ्रू जब आएंगे तो उन चीजों को भी कवर कर लेंगे। एक बार इन चीजों को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।